Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to Landmark Judgment 2009. किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लैंडमार्क जजमेंट, हालांकि लॉ के फील्ड में लैंडमार्क जजमेंट का इंपॉर्टेंट है, हालांकि करंट जीके के अंदर भी लैंडमार्क जजमेंट को इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। मैंने 2017 के लैंडमार्क जजमेंट्स आपसे डिस्कस किए हुए हैं, 18 के डिस्कस कर लिए हैं, 2021 के लेटेस्ट जैसे ही जजमेंट आ रहे हैं मैं साथ साथ डिस्कस करती जा रही हूँ। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के तकरीबन 20 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन जजमेंट्स को। फर्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू डाइवेस्टमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। सीबीआई का जो डायरेक्टर था आलोक वर्मा, उसको जो डाइवेस्ट कर दिया था, उसकी पावर को एक तरीके से रिमूव कर दिया था, हटा दिया गया था, रेलिंक्विश कर दिया गया था और उसको अपने पद से हटाने की बात की गई थी। तो इस मामले में कोर्ट, आलोक वर्मा जो थे वो कोर्ट में चले गए और ये केस का नाम है आलोक वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिसाइडेड ऑन 8 जनवरी 2019 को डिसाइड हुआ था। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 23rd, पूरे फैक्ट्स पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, 23 अक्टूबर 2018 को उन्होंने क्या कर लिया, जो पावर्स और फंक्शंस थे आलोक वर्मा के, जो डायरेक्टर थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के जो डायरेक्टर थे, जिनके पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है उसके तहत उनके खिलाफ शिकायत वगैरह आई थी। जिसके बाद सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने उनकी जो पावर और फंक्शंस का है वो ले लिया था। हालांकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो इसमें ये इश्यू था। उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर ए रिट पिटीशन वाज फाइल्ड चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ सेट ऑर्डर। अब एक रिट पिटीशन फाइल की गई आलोक वर्मा के द्वारा कि जो ये जो वैलिडिटी थी इस ऑर्डर की, उसको चैलेंज किया गया कि ये ऑर्डर जो है गलत है। और पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि द ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाज वायलेशन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ दिल्ली सर्विस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत सीबीआई का गठन हुआ है, उसको ऑर्डर को ये वायलेशन कर रहा है, उस सेक्शन 4 को वायलेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया है, तो कहते हैं उन गाइडलाइंस को भी ये जो है वायलेट कर रहा है। उसमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई थी, उस गाइडलाइंस को नेक्स्ट जब टाइम लगेगा तो हम उस जो लेक्चर है उसके अंदर जो है उस विनीत नारायण का केस भी डिस्कस करेंगे। अंडर सेक्शन 4A जो है वो ये कहता है कि जो DSPE एक्ट है, जो दिल्ली सर्विस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तो उसके हिसाब से द अप्रूवल ऑफ द सिलेक्शन कमेटी नेसेसरी टू डाइवेस्ट द पावर ऑफ द, जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास पावर है कि वो जो है डाइवेस्ट कर सकती है, पावर्स को रिमूव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉट नॉट वैलिड। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं है, इसलिए उन्हें क्वैश किया जाए और आलोक वर्मा को दोबारा उनकी पावर जो है सौंप दी गई थी। तो ये था इसके अंदर केस कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो जजमेंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी एक्ट जो आया था उसको अपहेल्ड कर दिया गया। तो स्विस रिवन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस में जो 25/1/2019 को डिसाइड हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इंटरप्सी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को क्वेश्चन में लाया गया था कि ये जो वैलिड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो है इस लैंडमार्क केस में इसे सेटल कर दिया। 2 जज बेंच हेल्ड दैट, 2 जज की बेंच ने हेल्ड किया कि द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल जो ऑपरेशन का मतलब है जो वर्किंग में है, ऐसे क्रेडिटर जो फाइनेंशियल और जो रुपए के बेस पर जो क्रेडिटर है जो पैसा देते हैं, वर बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, वो अपने इंटेलिजिबल जैसे क्राइटेरिया होता है, एक डिसाइड क्राइटेरिया होता है और वो वायलेशन नहीं करता आर्टिकल 14 का। तो ये इसका मेन जजमेंट था। द पेटिशन ऑल्सो चैलेंज, इस पेटिशन में इस बात को भी चैलेंज किया गया कि जो सेक्शन 12A है और सेक्शन 29A जो है इस कोड का, वो एक थ्रेशोल्ड बताता है कि 90% जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी कमेटी के हिसाब से विड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिड नॉट सी ऐसी डिफिकल्टी को नहीं देखा और जो थ्रेशोल्ड यानी कि जहां पर एक लिमिट डिसाइड की जाती है उसको जो है लिमिट को भी नहीं एग्जामिन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और जो नेशनल कमेटी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, जो नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल की है, उसकी भी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट जो हमारा जजमेंट है, रिलायंस कंपनी हेल्ड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के मामले में रिलायंस कंपनी को गिल्टी होल्ड कर दिया गया। किस केस में? दिस केस इज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया।
इसके फैक्ट्स क्या थे वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। द रिलायंस कंपनी ने 550 करोड़ रुपए जो है लिए थे, जिसमें से कहां से लिए थे? एसबीआई से, और आउट ऑफ विच ओनली 118 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए थे। एरिक्सन ने फाइल किया 3 कंटेम्प्ट प्ली फाइल की रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि एरिक्सन भी इसके अंदर जो है एक हिस्सा माना गया इसका, जिसने जो है क्रेडिट किया था, पेमेंट दी थी। और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को ये बात कहा कि वो जल्द से जल्द अपने ड्यूज को कवर कर दे, अदरवाइज उसे जेल जाना पड़ सकता है। फर्दर ए फाइन ऑफ ₹1 करोड़, जो एक फाइन भी लगाया गया 1 करोड़ रुपए का, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कंपनीज, रिलायंस इंफ्राफेल, आरकॉम एज दे वर आल्सो हेल्ड, उन्हें भी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट माना गया। While pronounced judgment, the court also dismissed its 2 कोर्ट मास्टर एज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू आता 7 जनवरी 2019 को, उसको भी डिसमिस कर दिया। द ऑर्डर क्लियरली स्टेटेड, द ऑर्डर ये कहता है कि जहां की पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको जो है डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, जबकि जो ऑर्डर जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया था उसमें ये कुछ प्रोवाइड नहीं था। अनिल अंबानी एंड द रिलायंस कंपनी हेल्ड गिल्टी फॉर द कंटेम्प्ट फॉर डिफॉल्टिंग पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर, जब इसने अपनी पेमेंट नहीं दी। एरिक्सन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से केस है, और इसमें जो एरिक्सन जो है वो एक क्रेडिटर था जिससे रुपए लिए गए थे, तो इसके अंदर जो है इस चीज को कोर्ट ने कहा कि अगर वो रुपया नहीं देगा और कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहा तो कंटेम्प्ट में वो गिल्टी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो जजमेंट है, पट्टू रंजन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु डिसाइडेड ऑन 29 मार्च 2019 को। इसमें क्या हुआ, जो सरवण भवन जो है उसको गिल्टी माना गया मर्डर के लिए। इसमें मैटर्स क्या थे वो देख लेते हैं। पी राजगोपाल जो फाउंडर है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है श्रवण भवन, उसके फाउंडर थे। उन्होंने अपनी जर्नी जो है चाय बेचकर स्टार्ट की, और एक स्टार्टिंग में उनके पास एक किराने की दुकान थी। उसने उसके बाद क्या चेन्नई में एक आउटलेट खोला, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, वो दोबारा नहीं देखा, और उसका जो रेस्टोरेंट है उसकी पूरे इंडिया में ब्रांच है और अब्रॉड में भी। थिंग्स टुक ए डाउनफॉल, धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगा 2001 में, when he was accused of threatening, abducting, murdering his former employee। जब उसने क्या किया, अपने फॉर्मर एम्प्लॉय को मैरी करने के लिए उसको अबडक्ट किया, थ्रेट किया, मर्डर कर दिया। हाई कोर्ट ने मद्रास ने हेल्ड किया उसे गिल्टी 302 का, और जो अपील की गई राजगोपाल के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2019 को डिसमिस कर दिया अपील, और उसे मर्डर का गिल्टी माना गया। राजगोपाल वॉज गिवन टाइम टिल जुलाई तक का टाइम दिया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, अदरवाइज जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हाउएवर ही सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, और वो जो 18 जुलाई को 2019 को हालांकि वो उसकी डेथ भी हो गई। फाउंडर ऑफ फेमस रेस्टोरेंट श्रवण भवन, पी राजगोपाला एंड 5 अदर्स सेंटेंस्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मर्डर और एक्स एम्प्लॉय की मर्डर के लिए, इन सभी को इसके लिए जो है दोषी ठहराया गया। तो ये था एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है सिनेमा बैन इन वेस्ट बंगाल ओवरटर्न। सिनेमा बैन का एक ऑर्डर लागू किया गया था वेस्ट बंगाल में, उसको जो है चेंज कर दिया गया। बंगाली फिल्म बॉबी सियोतर भूत, इस फिल्म में ये कोई फिल्म का नाम है, वो स्टॉप फ्रॉम स्क्रीनिंग। बंगाल गवर्नमेंट ने सिनेमा में इसकी स्क्रीनिंग मना कर दी। द गवर्नमेंट ने ये कहा कि द मूवी जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव है, और ये जो है कई मामलों में स्टेट के अंदर अव्यवस्था बना सकती है। देयर आफ्टर प्ली वॉज फाइल्ड की गई। जो प्रोड्यूसर्स थे फिल्म के, उन्होंने क्लेम किया कि उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिसाइड किया तो फाइन 20 लाख रुपए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे डाला एज ए कंपनसेशन टू द प्रोड्यूसर्स फॉर द लॉस की जो कंपनसेशन देने की बात की गई, और विर्चुअल जो बैन किया गया था। फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी टेकन बाय द पब्लिक ऑफिशियल एंड दे बियर फियर ऑफ वायलेंस, की अगर वहां पर दंगा फसाद हो जाएगा, इस डर से आप किसी के जो राइट है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ एंड कैन नॉट गैग फ्री स्पीच, के फ्री स्पीच का जो राइट है उसको आप नहीं ले सकते। द बैन इम्पोज्ड ऑन बंगाली फिल्म और ओवरटर्न, उसको जो है ओवरटर्न कर दिया गया और कंपनसेशन भी दिया गया। तो आज के इस लेक्चर में हम ये 5 जजमेंट करेंगे। आई होप आपने आज का ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट आल्सो बेनिफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ वीडियोज। और कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।